और कैसे विकास करेंगे आप लोग बंगाल का, क्या मुद्दाएं हैं वहाँ की? पूरे देश में जैसे भारतीय जनता पार्टी विकास कर रही है, उसी के मॉडल पर पश्चिम बंगाल में भी विकास होगा। बंगाल इतना पिछड़ा इसलिए है कि बंगाल का पिछले 50 वर्षों में अगर आप बंगाल का राजनीतिक इतिहास देखेंगे तो वहाँ की सरकार का हमेशा केंद्र की सरकार के साथ में 36 का आंकड़ा रहा है। ऐसे में पहली बार बंगाल में डबल इंजन की सरकार बनी है। केंद्र में जिस राजनीतिक दल की सरकार है वही बंगाल में भी बनी है, और बंगाल विकास के नाम पर हर क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है। केंद्र सरकार की योजनाएं बंगाल में लागू नहीं होती हैं। केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया फंड बंगाल में उसका सदुपयोग नहीं होता, जिसके कारण बहुत सी योजनाओं को रोक दिया गया। इस बार केंद्र का और राज्य का दोनों का सामंजस्य एक जैसा बनाकर केंद्र सरकार के हर उस सहयोग को बंगाल के विकास में लगाने का प्रयास किया जा रहा है। पिछले 2 महीने से लगातार अलग अलग विभाग के केंद्रीय पदाधिकारियों की राज्य के अधिकारियों के साथ बैठक हो रही है। उसी की कड़ी में कल भी हमारे खुद के विभाग की एक बड़ी बैठक है। हम लोग बंगाल को जो मिलना चाहिए पिछले 50 वर्षों में, वो उसके सारे अधिकार को केंद्र से लाकर बंगाल के लोगों तक पहुंचाकर बंगाल का सर्वांगीण विकास करने का निर्णय लिया है हमारी सरकार ने। और इसके पीछे बंगाल की जनता है, जिसने 34 साल के वामपंथी कुशासन को नकारा और 15 साल के तृणमूली अव्यवस्था को, अराजकता को नकारा है। उमेश जी, आपकी सरकार आई है, अब नया पैटर्न दिखाई पड़ रहा है बंगाल में इनकाउंटर का। आरोपी का इनकाउंटर किया गया, रेप का आरोपी था। लगता नहीं कि मतलब कानून के अनुसार उसको सजा मिलनी चाहिए थी? नहीं, आपको ऐसा क्या लगता है कि कोई अगर बलात्कारी या मर्डरी या कोई भी अपराधी क्राइम सीन पर से पुलिस का पिस्टल छीन कर लेकर भागेगा तो पुलिस को उसके घर जाना था राशन पहुंचाने? ये बंगाल में अब तक इसके पहले जो सरकार थी वो अपराधियों को बचाने का काम करती थी, बलात्कारियों को बचाने का काम करती थी। आप लोगों ने भी अपने प्रदेश में दिखाया है, आरजीकर की घटना के बाद जिस तरीके से तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को मुख्यमंत्री ने सह दिया कि वो क्राइम सीन पर जाकर वहाँ के सारे सबूत मिटा दें, तो वो टीएमसी की सरकार में हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इस तरह के अपराधी या अराजकता पैदा करने वाले लोगों के लिए कोई जगह नहीं। हमने तो चुनाव के पहले ही नारा दिया था, भय आउट भरोसा इन। भय आउट करने के लिए जो जो करना है वो होगा। अगर कोई ये कहे कि वो आरोपी था, उसको क्यों मारा, तो आप कहने का मतलब है कि वो पुलिस को गोली मार के चला जाए और पुलिस हाथ पे हाथ रख कर देखेगी। ये टीएमसी के ज़माने में होता था, जब कलकत्ता में एक संप्रदाय विशेष का झुंड थाने में घुसता है तो पुलिस टेबल के नीचे छुप जाती है। हावड़ा में एक घटना में पुलिस को लोगों के द्वारा पीटा जाता है, और जब पीटने वालों को पकड़ा जाता है तो पुलिस उसके घर राशन पहुंचाने जाती है। टीएमसी में होता था। बीजेपी के राज में अराजकता, हत्या, बलात्कार, लूट और भय दिखाने वालों लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। ये अब एक नई सरकार है जो नए तरीके से चलेगी, जो भय मुक्त समाज बनाएगी, एक उन्नत और तेज़ी के साथ विकसित होने वाला प्रदेश बनेगा बंगाल। लेकिन बिहार में भी बीजेपी की सरकार है और बिहार में भी जो इनकाउंटर हुआ उस पर भी सवाल उठ रहा है, इस पर क्या कहें? आप बात समझिए, इनकाउंटर को कहीं हम लोग जस्टिफाई नहीं करते कि इनकाउंटर होना चाहिए, कोई अपराधी है तो उसको गोली मार दीजिए, हम इसके पक्ष में नहीं है। लेकिन वो अपराधी जो हथियार छीनकर पुलिस का भागेगा, पुलिस पे फायरिंग करेगा, उसको क्या करना चाहिए? मैं बिहार की उस घटना का मेरी जानकारी नहीं है, उसके लिए यहाँ लोग हैं, नेता हैं, जांच एजेंसियाँ हैं। और अगर किसी को लगता है कि बंगाल में भी गलत हुआ है तो कोर्ट है, कोर्ट में जाइए ना। अगर आपको लगता है कि गलत हुआ है, गलत तरीके से, तो कोर्ट में जाना पड़ेगा। आपके देश में बड़ी न्यायिक व्यवस्था है। आपको किसी को भी कहीं किसी के ऊपर अगर लगता है कि ये गलत हुआ है तो कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। ममता बनर्जी के बंगाल में विरोध मार्च निकाला गया, उसमें अंडे फेंके गए, कार्यकर्ताओं के साथ वो हाथापाई भी कर रहे हैं। आपको 2-3 विषय समझना होगा। एक, ममता बनर्जी बार बार एक बात बोल रही हैं कि उनकी पार्टी के जो लोग उनकी पार्टी को छोड़ के जा रहे हैं उनको बोल रही हैं गद्दार है, एहसान फरामोश है। अगर पूरे भारतवर्ष में किसी आदमी को राजनीतिक गद्दार अगर कहना है तो वो ममता बनर्जी है। जीवन भर कांग्रेस का दामन थामी, कांग्रेस के उस पर राजनीति की, और जैसे ही कमज़ोर पड़ा कांग्रेस तो बंगाल में तोड़कर अपनी पार्टी बना ली। कांग्रेस के नेताओं को तोड़ी, अपने साथ ली, सीपीएम के नेताओं को ली, बीजेपी के नेताओं को ली। तो ये सारा सब कुछ बंगाल की राजनीति में सिखाने वाली वही है। विरोध करना, विरोधियों को घर से नहीं निकलने देना, उनके घर के सामने धरना देना, उनको झूठे केस में फंसाना। आप बंगाल का रिकॉर्ड उठाइए, पूरे बंगाल में पिछले 15 वर्षों में इतना नारकोटिक्स का केस हुआ है, उसका जितना सीजर दिखा रहा उतना गांजा हीरोइन मिलेगा नहीं खोजने पे आपको बंगाल में। ये सब कुछ तो ममता बनर्जी ने सिखाया है, लोगों को डराना, धमकाया। अपने उनको छोड़ के जा रहे हैं, इस पे क्या? ये देखिए, ये स्वाभाविक है।
जो गलत तरीके से किसी को आप अपने कब्जे में रखे हैं, आप एमएलए का फंड आप यूज करिएगा, एमपी का फंड आप यूज करिएगा, जो करना है सब आप करेंगे। वो लोग गुलाम बन के आपके पीछे थे इसलिए कि उनको भी कमाना खाना था। आज जब लोगों को मौका मिला है तो टीएमसी के ही नेताओं ने ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को उन्हीं की पार्टी से बाहर निकाल दिया है। तो जो फाड़ में हो गई ममता बनर्जी, दो फाड़ में नहीं हुई है, पार्टी खत्म हो चुकी है। किस पार्टी को मानते हैं? उसमें हमको क्या मानना है, हम टीएमसी थोड़ी ना करते कि हम किसको मानेंगे। अपोजिशन ऋतुव्रत बनर्जी को अपोजिशन का लीडर बनाया गया है। वो जो लोग नियम कानून मानेंगे उनको किया गया। टीएमसी की लड़ाई में हमको क्यों पड़ना है? टीएमसी लड़ रही है, लड़ने दीजिए। हम मंदिर में आए हैं, क्या मंदिर में आए हैं, देखिए मांगने का कुछ नहीं है, बिना मांगे जिसको मिल गया है उसको मांगने का ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत साधारण और गरीब परिवार का लड़का हूँ। मेरा जन्म कलकत्ता में हुआ और मैं 30 वर्षों तक वहाँ भारतीय जनता पार्टी की राजनीति किया। मेरा गांव यहीं गंगा के किनारे उस पार एक छोटा सा यूपी का सबसे छोटा गांव है और हम लोगों ने बहुत संघर्ष किया है। विपरीत परिस्थिति में कभी हम लोग अपने नीति से भटके नहीं। उसका नतीजा है पार्टी ने मुझे कई बार टिकट दिया और इस बार मैं चुनाव जीता पहली बार और पार्टी ने मुझे बड़ी जिम्मेवारी दी है। शहरी विकास मंत्रालय, पार्लियामेंट्री अफेयर का मिनिस्टर ऑफ स्टेट बनाया है। तो मेरे ऊपर जिम्मेवारी है, चूँकि ये मेरा गांव है, मेरे लोग हैं यहाँ, मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे परिवार के लोग हैं। मैं जिस विधानसभा से चुनाव जीतता हूँ उत्तर हावड़ा, वहाँ पर 60% से ज़्यादा लोग प्रवासी हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश बिहार के लोग बड़ी संख्या में हैं। बक्सर, आरा, बलिया, छपरा, सिवान, गाजीपुर, भदोही के लोग हैं। तो इन लोगों के साथ में परिवार का संबंध है और चुनाव जीतने के बाद स्वाभाविक रूप से मुझे अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना था, अपने कुल देवी का दर्शन करना था। उसी के क्रम में आज रामेश्वरम मंदिर में भी आने का अवसर मिला है। यहाँ पर आकर बहुत आनंद आया। अनुभूति हो रहा था कि मैं साउथ के रामेश्वरम मंदिर के पास हूँ, चूँकि गंगा के किनारे यहीं पर राम जी, विश्वामित्र जी की तपोभूमि पर राम जी का आना हुआ था, यहीं से उन्होंने गंगा पार किया था। तो ये ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व वाला स्थान है। इस मंदिर में पूजा करके आज मुझे बहुत ही आनंद अनुभूति हो रहा है। आने वाले दिनों में हम सब लोग मिलकर बक्सर का एक आध्यात्मिक विकास करने की आवश्यकता है। सरकार भी लगी हुई है। आने वाले दिनों में आपको बक्सर का नया रूप देखने को मिलेगा। इसमें हम लोगों की भी जो भूमिका होगी हम लोग निभाएंगे और हम सब लोग मिलकर एक बढ़िया बिहार और एक बढ़िया बंगाल बनाएंगे, क्योंकि बिहार के बिना बंगाल और बंगाल के बिना बिहार दोनों का अलग अस्तित्व नहीं है। दोनों ही एक ही सिक्के के हेड और टेल है। चूँकि एक समय ऐसा था कि बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा ये सब एक ही प्रदेश हुआ करते थे। जैसे परिवार में बंटवारा होता है उसी तरह प्रदेश अलग हुआ है, लेकिन हम सब लोग का प्राण एक में बसता है। हम सब लोग मिलकर एक उन्नत और आधुनिक भारत बनाएंगे।